हेलो स्टूडेंट्स, हमारे नए यूट्यूब चैनल प्लस क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है रियरिंग, माउंटिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ कोकून्स एंड डिजीज एंड इंसेक्ट मैनेजमेंट ऑफ सिल्कवॉर्म। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिल्कवॉर्म रियरिंग स्टार्ट विद सिल्कवॉर्म एग इंक्यूबेशन, यानी कि सिल्कवॉर्म का रियरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है एग इंक्यूबेशन से। तो एग इंक्यूबेशन होता है कि जब अंडे पक जाते हैं, ठीक है, उसको हिंदी के अंदर इंक्यूबेशन को स्वाइन बोलते हैं। मतलब यही होता है इसका कि एग वो पककर तैयार हो जाते हैं और वो हैचिंग के लिए भी अब इसके अंदर हैचिंग होने वाली है। ठीक है, फॉर हेल्दी डेवलपमेंट एंड यूनिफॉर्म हैचिंग, यानी कि हेल्दी डेवलपमेंट और यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान हैचिंग के लिए एग्स आर इंक्यूबेटेड अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ह्यूमिडिटी 80 to 85%। यानी कि जो हेल्दी डेवलपमेंट और यूनिफॉर्म हैचिंग के लिए क्या है, अंडों का इंक्यूबेट है वो लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 80 to 85% ह्यूमिडिटी पर होना चाहिए, तभी क्या है उनका हेल्दी डेवलपमेंट होगा और इंक्यूबेशन है वो एक समान होगा। अंडर दिस कंडीशन एग्स आर एक्सेप्टेड टू हैच विद इन 20 to 12 डेज। अगर हम 25 डिग्री टेम्परेचर देंगे और 80 to 85% ह्यूमिडिटी देंगे तो लगभग 10 से 12 दिन के अंदर क्या है अंडे हैचिंग के लिए तैयार हो जाते हैं या अंडे में हैचिंग हो जाती है। ठीक है, तो पहले आप इस पहले डायग्राम के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये डायग्राम है। तो ये पहला डायग्राम क्या है, ये है एग्स है जो नए नए अभी एग, ठीक है, सिल्कवॉर्म ने एग लेइंग हुई है तो वो एग्स हैं। ठीक है, और जी जिस पर एग दे रखे हैं इस एग कोट है, इसका आगे आपको पता चलेगा। और दूसरे जो आपको दिखाई दे रही है फोटो, उसके अंदर क्या है, जो सर्कल के अंदर है उसके अंदर सिल्कवॉर्म एग्स। ठीक है, ये रहे सिल्कवॉर्म एग्स, जो ये एग है, ठीक है, ये एक सिल्कवॉर्म की है। ठीक है, यानी कि एक सिल्कवॉर्म की एग है, लगभग एक सिल्कवॉर्म है वो 300 से लेकर 400 तक एग देती हैं। ठीक है, आगे आप देख रहे हैं कि ये जो ये आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, जैसे चिंटियाँ दिखाई देती है उसी तरह आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, तुरंत हैचिंग के बाद जो लार्वा बाहर निकलता है वो है ये लार्वा। ठीक है, न्यूली हैच्ड सिल्कवॉर्म। ठीक है, ये जो लार्वा है वो नए जो हैचिंग के बाद, ये जो वाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, जो एग्स हैं, और इनसे जो अंडों से जो लार्वा बाहर निकला है वो ब्लैक कलर के आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इतना आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। और जैसे ही एग बाहर निकल जाते हैं अंडों से तो उनके अंदर जो पहली क्रिया होती है वो होती है ब्रशिंग की। ठीक है, तो ब्रशिंग किसे कहते हैं, फर्स्ट फीडिंग ऑफ सिल्कवॉर्म लार्वा। ब्रशिंग ऑफ सिल्कवॉर्म आप पहले पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा होगा, एक फेदर की सहायता से क्या है जो ब्रशिंग की क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो व्हेन द न्यूली हैच्ड लार्वा अपीयर्स दे शुड बी जेंटली एंड केयरफुली ट्रांसफर टू द रियरिंग बेड एंड कवर्ड विद पैराफिन पेपर और क्लीन ओल्ड न्यूज पेपर कवरिंग प्रिजर्व लिफ्ट मॉइस्चर। यानी कि जो नए नए अंडे हैच होते हैं शुड बी जेंटली केयरफुली ट्रांसफर टू द रियरिंग बेड, उनको क्या है ध्यानपूर्वक क्या है उनको जो रियरिंग बेड है उनके अंदर ट्रांसफ़र करना चाहिए और उनको क्या है कवर कर देना चाहिए, किससे, पैराफिन पेपर से कर देना चाहिए। अगर आपके पास पैराफिन पेपर नहीं है तो जो ओल्ड न्यूज़पेपर होते हैं, पुराने जो आपके पास न्यूज़पेपर होते हैं उससे कवर कर देना चाहिए। कवर इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम जो फीडिंग के लिए उनको जो पत्तियाँ देते हैं तो वो क्या है अधिक सॉफ्ट होती हैं, तो उनके अंदर नमी भी अधिक होती है और जो नए नए लार्वा उनको सॉफ्ट और जो नमी युक्त पत्तियाँ वो खाने के लिए देनी चाहिए। अगर ऐसे उसको खुला छोड़ देंगे वो जल्दी क्या है सूख जाएंगी, तो इसको मॉइस्चर को प्रिजर्व करने के लिए क्या है हमें ओल्ड न्यूज़पेपर या पैराफिन पेपर की सहायता से उसको ढक देना चाहिए। ठीक है, और अगली स्लाइड के अंदर चलते हैं। हाँ, ब्रशिंग के लिए क्या है, दो मेथड्स मोस्टली यूज की जाती हैं जिससे ब्रशिंग की जाती है। तो पहली मेथड तो है क्या,
जो पहले मेथड है वो है फेदर के द्वारा। किसके द्वारा? ये है फेदर के द्वारा, ठीक है। फेदर आप समझते हो कि पंख, ठीक है। तो द हैच्ड वॉर्म्स आर ब्रश्ड विद ए फेदर फ्रॉम द एग्स कार्ड डायरेक्टली ऑन टू द रेयरिंग बेड, केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू इंजरी, ठीक है। तो पहले मेथड के अंदर क्या यूज़ करते हैं? फेदर यूज़ करते हैं, उसको डायरेक्ट क्या है जो एग कोट है उसको जो रेयरिंग बेड के अंदर ले जाते हैं और फेदर की सहायता से क्या है जो लार्वा को है और अलग कर लेते हैं, ठीक है। उनको रेयरिंग बेड के अंदर डाल देते हैं। पहली मेथड तो ये होगी। तो केयर मस्ट बी टेकन टू नॉट बी इंजरी, यानी कि जो लार्वा होते हैं वो क्या है सॉफ्ट होते हैं। जो अंडे से अभी भी जो बाहर निकले हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। उनके अंदर क्या है इंजरी की ज़्यादा दिक्कत रहती है, ठीक है। तो इंजरी की ज़्यादा दिक्कत रहती है तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी मेथड यूज़ करते हैं उसको बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, ठीक है। किसी हार्ड चीज़ से जैसे हाथ से पकड़ कर हम उसको क्या है अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ से पकड़ेंगे तो उसके अंदर इंजरी की जो दिक्कत है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरी मेथड क्या है कि चॉप टेंडर सेकंड एंड थर्ड लीफ मलबरी लीव्स इनटू द स्मॉल पीसेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ द हैच्ड सिल्कवर्म लार्वा, यानी कि जो मलबेरी उसको खाने के लिए जो मलबेरी की पत्तियां दी जाती है उसको चॉप्ड कर लेते हैं। चॉप्ड का मतलब हो गया, ठीक है, उसको क्या कर लेते हैं चॉप्ड कर लेते हैं। चॉप्ड का मतलब हो गया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, ठीक है। जो पत्तियां होती है उसको बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। उनका साइज अप्रोक्सीमेटली रखते हैं लगभग जो न्यूली हैच्ड लार्वा है, ठीक है। जो हैचिंग बाद जो लार्वा बाहर निकले छोटे छोटे, जैसे मैंने पिछली डायग्राम में आपको देखा होगा बिल्कुल छोटे छोटे लार्वा दिखाई दिए होंगे आपको ब्लैक कलर के, ठीक है। ऐसे ब्लैक कलर के आपको बिल्कुल छोटे, तो इसी साइज की क्या है वो मलबेरी की पत्तियां काट लेती हैं, ठीक है। एंड स्प्रिंकल ओवर द एग्स कार्ड, और जो एग कार्ड है, ठीक है, मैंने जो आपको एग कार्ड बताया था, तो जो एग कार्ड है उसके ऊपर क्या है एग कार्ड के अंदर ऐसी इस तरह जो लार्वा होते हैं वो चिपके होते हैं, तो उसके ऊपर क्या है हमें पत्तियों को डाल देते हैं, ठीक है। और उन पत्तियों को इस तरह उसके ऊपर डाल देते हैं जैसे कि डाल रखी होगी अंदर, ठीक है। इनके अंदर आप देख सकते हैं इनके अंदर डाल रखी है, ठीक है। तो डालने के बाद क्या है द हैच्ड सिल्कवर्म क्रैवल ऑन टू द चॉप्ड लीव्स। क्रैवल का मतलब हो गया वो रेंकर क्या है जो सिल्कवर्म जो लार्वा है वो रेंकर क्या है उन पत्तियों पर आएंगे, ठीक है, उनको खाने के लिए एंड फीडिंग स्टार्ट कर देंगे। लेटर द कार्ड्स आर रिमूव्ड एंड लार्वा स्टिल लेफ्ट ऑन द पैराफिन पेपर और न्यूज़पेपर एंड टैप्ड जेंटली ऑन टू द रियरिंग बेड। तो क्या है कि जो एग कार्ड है उसको तो निकाल लेंगे क्योंकि लार्वा उससे क्या है उन पत्तियों पर आ गए हैं, और जो पैराफिन पेपर है न्यूज़पेपर पर जो पत्तियां हैं तो उसको क्या है नई रियरिंग बेड के अंदर उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो ये होगी दूसरी मेथड। व्हेन द लार्वा ऑन द रियरिंग बेड देन द फर्स्ट फीडिंग इज गिवन, और जैसे ही सभी लार्वा क्या है रियरिंग बेड के अंदर आ जाते हैं तो उनको फर्स्ट फीडिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया क्या ब्रशिंग। तो ब्रशिंग के अंदर दो मेथड होगी ब्रशिंग की। एक तो मेथड होगी फेदर के द्वारा, हम फेदर का यूज करेंगे, और जो दूसरी मेथड होगी वो क्या है हम जो चॉप्ड लीव्स है वो डाल करके उन लार्वा को उन पत्तियों पर ले आते हैं और फिर उन पत्तियों को ट्रांसफ़र कर देते हैं जो नए रियरिंग बेड है उसके ऊपर। तो ये दो मेथड होगी ब्रशिंग की। यानी कि यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमने क्या रियरिंग बेड के अंदर या जो रियरिंग ट्रे हम यूज़ करे हैं उसके अंदर क्या नए जो लार्वा को ले आए हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको दिखा सेरिकल्चर टेक्नोलॉजी यंग एज सिल्कवर्म रियरिंग। ये यंग एज सिल्कवर्म रियरिंग ये है कि जो इनको क्या ग्रोथ के हिसाब से इनको क्या दो पार्ट में बांट देते, ठीक है। दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, एक तो यंग एज कर दिया और दूसरा कर दिया लेट एज, ठीक है। और यंग एज लेट एज का मतलब ये है कि जो सिल्कवर्म है उसके अंदर 5 इंस्टार होती हैं, ठीक है। यानी कि जो उसकी ग्रोथ की 5 स्टेज होती है, ठीक, ग्रोथ की 5 स्टेज होती है।
तो उसकी पहली और जो सेकंड स्टेज है उसको तो कर दिए यंग एज के अंदर, हम स्टडी करेंगे उसकी। और जो थर्ड, फोर्थ और जो फिफ्थ स्टेज है उसको कर दिया लेट एज के अंदर। ठीक है, तो इनको हम इस तरह डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेज। तो इसका डिवाइड करने का यही मतलब है कि जो यंग लार्वा होते हैं, एक मिनट, जो यंग लार्वा होते हैं उनको क्या है फीडिंग के लिए अलग फीडिंग के लिए अलग पत्तियाँ दी जाती है, और जो लेट एज के लार्वा होते हैं, थोड़ा डेवलप लार्वा होते हैं, उनको अलग दी जाती है। तो उनका थोड़ा सा जो रेयरिंग का तरीका अलग है, उनका थोड़ा अलग है, तो इस कारण उनको क्या दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दो भागों में डिवाइड करने के बाद हमें पहले स्टडी करेंगे यंग एज की। ठीक है, भी यंग एज जो सिल्कवॉर्म या लार्वा है उसको हम किस तरह रियरिंग करेंगे। ठीक है, उनको फीडिंग के लिए क्या देंगे, उनकी क्लीनिंग कैसे करेंगे, ठीक है, उसमें मोल्टिंग किस टाइम पर होती है, तो इन सब का हम डिस्कस करेंगे यंग एज के अंदर। जो यंग एज लार्वा की रियरिंग है उसको कहते हैं चेवकी। ठीक है, यानी कि चेवकी भी बोलते हैं उसको, चेवकी रियरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा इन ट्रे ऑफ 120 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर साइज। और जो इसके अंदर जो ट्रे का साइज रहता है, मतलब ये जो ट्रे इसने हाथ में ले रखी है, ये इस ट्रे का साइज है वो क्या रखते हैं 120 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर इंटू 105 सेंटीमीटर। तो इस साइज की हम ट्रे यूज करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं सिलेक्शन ऑफ लीव्स, यानी कि यंग एज के अंदर देखते हैं यंग एज के अंदर आप कौन सी स्टेज का अध्ययन करेंगे, वो है फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर सब सिलेक्शन ऑफ लीव्स, सिलेक्शन ऑफ लीव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको जो खाने के लिए मलबेरी की पत्तियां दी जाती है उनका सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम उनको हेल्दी और बढ़िया अगर फीडिंग के लिए पत्तियां देंगे यानी कि लीव्स देंगे तो क्या उनका डेवलपमेंट अच्छे से होगा, और हमें उनका डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो हमें क्या है जो सिल्क है वो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। तो ब्रीशिंग इन द देखते हैं हम, ब्रीशिंग टू द एंड ऑफ सेकंड एज द लार्वा आर फीड विद द टेंडर लीव्स। जो सेकंड एज के लार्वा है तो उसको क्या टेंडर लीव्स जाती है। ठीक है, टेंडर लीव्स मतलब ऊपर वाली जो पत्तियां हैं, जो सॉफ्ट और कोमल पत्तियां हैं वो दी जाती है। यानी कि सेकंड एज के आने तक यानी कि फर्स्ट एज के अंदर टेंडर लीव्स दी जाती हैं। द लार्वा आर सिलेक्टेड फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्लोसी ऑफ थर्ड और फिफ्थ फ्रॉम ऑफ टॉप। जो ऊपर की थर्ड और फोर्थ टॉप की जो पत्तियां हैं इनकी टेंडर लीव्स है, जो वो क्या है जो ग्लोसी यानी कि चिकनी पत्तियां होती हैं वो दी जाती है फर्स्ट स्टेज के अंदर सेकंड स्टेज आने तक। ठीक है, द एंड नेक्स्ट 6 to 8 लीव्स आर यूज्ड द रियरिंग द रियर द यंग एज वर्म्स अप टू सेकंड मोल्ट। और 6 और 8 यानी कि जैसे ये होगी। ठीक है, तो ये कोई प्लांट हो गया। ठीक है, उस प्लांट के अंदर ये पत्तियां होगी, ये कोई जो ये ऊपर वाली ये जो पत्तियां ये तो दी जाती हैं किस स्टेज के अंदर, फर्स्ट के अंदर। ठीक है, और जो इसके बाद यहाँ तक देख लेते हैं ये देते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर, ये क्या होती है सॉफ्ट और कोमल पत्तियां होती है। ठीक है, और उसके बाद की जो ये पत्तियां होती है, ठीक है, 6 to 8 तक, तो इन पत्तियों को क्या है सेकंड स्टेज के अंदर दिया जाता है। ठीक है, द साइज ऑफ चॉप्ड लीव्स अराउंड 0.5 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग सेकेंड एज। जो सेकेंड एज के अंदर जो पत्ती जाती है, जैसे ये पत्ती होगी तो उसको क्या है लगभग इस तरह उसको काट लेते हैं। तो जो कटे हुए भाग का साइज है वो है 0.5 to 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इस साइज की क्या है हम उनको पत्तियां खाने के लिए जाती हैं। तो आपको एक बार दोबारा बता दूं मैं कि जो फर्स्ट स्टेज का लार्वा है, ठीक है, वो क्या जो अभी बेचिंग के बाद बाहर निकला है तो उसको खाने के लिए क्या सॉफ्ट पत्तियां जाती है। जो ऊपर वाली कोमल और जो ग्लोसी पत्तियां होती हैं यानी कि लीव्स होती हैं वो उनको खाने के लिए दी जाती है। ठीक है, जैसे ही वो थोड़ा सेकंड स्टेज के अंदर आ गया तो क्या वो थोड़ा डेवलप हो गया है। ठीक है, तो उसको क्या है
6 to 8 जो तक जो पत्तियां हैं वो दी जाती है खाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं लीफ प्रिजर्वेशन। यानी कि मैंने आपको बताया कि सेकंड जो 6 to 8 तक पत्तियां होती है वो लगभग कोमली पत्तियां होती है, उनके अंदर मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो लार्वा होता है वो सेकंड स्टेज तक क्या है, थोड़ा कम डेवलपमेंट होता है, तो वो धीरे धीरे फीडिंग करेगा। ठीक है, तो तब तक वो फीडिंग करेगा जब तक तो उनको जो लीफ दी जाती है उसको प्रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पत्तियाँ सूखे नहीं, अगर पत्तियाँ सूख गई तो उनके खाने के काम की नहीं रहेंगी वो, और खाने के काम की नहीं रहेंगी तो क्या है, उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। तो लीफ का प्रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड हम जो हेडिंग देखते हैं वो है लीफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो सिल्कवर्म ग्रो बेस्ट व्हेन फीड विद सक्यूलेंट लीव्स विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर। तो हम जो पत्तियाँ खाने के लिए देते हैं वो क्या है, मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट से रिच होनी चाहिए, यानी कि वो भरपूर होनी चाहिए। ठीक है, द लीव्स इफ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली ड्राई अप एंड बिकम अनस्टेबल टू फीड। यानी कि जो पत्तियाँ सूखी जाती हैं, ठीक है, वो क्या है, अनसूटेबल ऑफ फीड फॉर फीडिंग, यानी कि वो अनसूटेबल होती है फीडिंग के लिए, वो फीडिंग के लिए अच्छी नहीं होती हैं और उनको क्या लार्वा फीडिंग नहीं कर पाती हैं। द हार्वेस्टेड लीव्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन फ्रेश कंडीशन इन वेट गनी क्लॉथ। तो जो हार्वेस्टेड जो पत्तियां हैं तो उसको फ्रेश कंडीशन के अंदर क्या रखने के लिए हमें उन्हें प्रिजर्व करना जरूरी है। और प्रिजर्व किससे करते हैं, वेट गनी क्लॉथ, यानी कि गिले जो गनी क्लॉथ है, जो गिला गनी क्लॉथ है। गनी क्लॉथ का मतलब आप बता दूं मैं, जो आप जूट की बोरियां देखी होगी, ठीक है, तो उसी तरह का क्या है गन्नी क्लॉथ होता है, तो उसका यूज करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, लंबे समय तक क्या है जो नमी है वो बनी रहती है, तो वो लिप को प्रिजर्व करता रहता है। तो गन्नी क्लॉथ का यूज हम करते हैं। ठीक है, इफ द क्लाइमेट इज टू हॉट एंड ड्राई, अगर क्लाइमेट क्या है, अगर क्लाइमेट ड्राई है, गर्म है, ठीक है, यानी कि जो समर सीजन है, तो उसके अंदर क्या है, पत्तियों को प्रिजर्व करने के लिए क्या है, एक प्रिजर्व चैम्बर का यूज करते हैं, एक चैम्बर का यूज करते हैं। ठीक है, जो चैम्बर होता है वो चारों ओर से क्या है, गनी क्लॉथ से ढका हुआ होता है। ठीक है, इस तरह वो चारों ओर से गनी क्लॉथ से ढका होता है, और इसके अंदर क्या है, हमें जो लीफ को है प्रिजर्वेशन करते हैं, ये लीफ इसके अंदर रख देते हैं और चारों ओर से इस गनी क्लॉथ से ढका हुआ होता है। तो उसको क्या है, जो गीला होने के कारण क्या उससे नमी वो बनी रहती है, तो पत्तियाँ जल्दी नहीं सूखती हैं। द क्लॉथ इज कीप वेट टू स्प्रे वाटर एट द फ्रीक्वेंटली इंटरवल। और जो ये गनी क्लॉथ का हम यूज कर रहे हैं तो इसको क्या है, इसके अंदर नमी बनाए रखने क्या है, टाइम टू टाइम हम क्या इसके ऊपर जो पानी की या वाटर की है वो डालते रहते हैं। ठीक है, एक इंटरवल के, यानी कि फ्रीक्वेंटली एक निरंतर अंतराल के अंदर इसके अंदर पानी डालते रहते हैं ताकि क्या नमी बनी रहे। ठीक है, तो अब हमारा लीफ जो सिलेक्शन ऑफ लीव्स हो गया और जो लीफ प्रिजर्वेशन, दोनों टॉपिक हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर आपको समझ में आ गया कि लीफ हम जो सिल्कवर्म है उसके अंदर उनको फर्स्ट स्टेज के अंदर कौन सी लीव्स देते हैं, सेकंड स्टेज के कौन सी देते हैं, उनका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम चलते हैं, क्लीनिंग। ठीक है, उनको फीडिंग दे दिया, तो फीडिंग के बाद क्या है, उसको क्लीनिंग करना भी आवश्यक है। जो रियरिंग बेड का हम यूज़ कर रहे हैं उसको टाइम टाइम पर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो इसके अंदर क्या है, डिजीज़ और इन्फेक्शन वगैरह का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या है, उनको टाइम टाइम पर क्लीनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्लीनिंग के लिए हम क्या करेंगे, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सिल्कवर्म एक्सट्रैक्ट एंड लेफ्ट आवर लीव्स इन द रियरिंग बेड। तो क्लीनिंग के अंदर क्या होता है कि सिल्कवर्म एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो सिल्कवर्म का एक्सट्रैक्ट होता है, जो सिल्कवर्म जो पदार्थ निकालती है वो, और जो लीव्स रियरिंग बेड, यानी कि जो पत्तियां रियरिंग बेड के अंदर बच जाती हैं, जिन्हें क्या है जो लार्वा नहीं खाती हैं, तो उन पत्तियों को और जो सिल्कवर्म का एक्सट्रैक्ट है उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लीनिंग बोलते हैं। इन द फर्स्ट एज के अंदर वन क्लीनिंग इज गिवन जस्ट ए डे बिफोर फॉर्म सेटल ऑफ मोल्टिंग। तो
एक क्लीनिंग दी जाती है फर्स्ट स्टेज के अंदर, जब क्या है एक दिन पहले दी जाती है सेटल ऑफ मोल्टिंग। जो लार्वा है वो मोल्टिंग के लिए जब सेटल होता है या मोल्टिंग के लिए तैयार होता है, उससे एक दिन पहले क्या है जो पहली रेयरिंग है वो दी जाती है। ठीक है। इन द सेकेंड एज, और सेकेंड एज के अंदर क्या करते हैं, 2 क्लीनिंग आर गिवन, 2 क्लीनिंग दी जाती है, यानी कि 2 सफाई करनी पड़ती है सेकेंड एज के अंदर। 1 आफ्टर रिज्यूमिंग फीडिंग, यानी कि जब वो खाना स्टार्ट करता है, ठीक है, तब, और एंड द अदर बिफोर सेकंड मोल्ट, और दूसरी क्या, जब वो सेकंड मोल्ट के लिए तैयार होता है तो उस टाइम क्या उसको क्लीनिंग दी जाती है। यानी कि जो क्लीनिंग दी जाती है वो पहले तो फर्स्ट स्टेज के अंदर दी जाती है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या है, द वर्म्स आर क्रैवल थ्रू द नेट एंड कम आउट टू फ्रेश लीव्स। जो नेट के ऊपर हम फ्रेश लीव्स डाली थी, तो क्या है जो लार्वा है वो रेंगते हुए फ्रेश लीव्स पर आ जाएंगे। द नेट अलोंग विद द वर्म्स विद द लीव्स इन ट्रांसफर टू अदर ट्रे, और जो क्या है हम जो वर्म्स हैं उनको क्या है नेट सहित क्या है नई ट्रे के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। द लीफ आवर लीव्स एंड लीटर द डिस्कार्ड, ठीक है, और जो पत्तियां बाद में बच गई या जो एक्सटेड बच गया उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये नेट क्लीनिंग है, ये इसके अंदर मोस्टली यूज़ की जाने वाली मेथड है। तो इसके अंदर 2 मेथड है जो मोस्टली यूज़ की जाती है क्लीनिंग के अंदर, एक तो हैंड क्लीनिंग और दूसरा है नेट क्लीनिंग। तो हैंड क्लीनिंग के अंदर क्या है, हम सिल्क वर्म को हाथ से पकड़ेंगे और हाथ से पकड़ने के बाद क्या है उसको नई ट्रे के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और दूसरा है नेट मेथड है। ठीक है। तो नेट मेथड पर मैंने एक वीडियो दी है, वो आप देख लें। चलिए कहाँ सी है, 1 मिनट। हाँ, तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये है नेट क्लीनिंग। अब ये क्लीनिंग के लिए तैयार है लार्वा, तो इनकी हम क्लीनिंग करेंगे। ये इस तरह, हाँ, ये इस तरह नेट लेंगे हम और इसको इसके ऊपर रख देंगे अच्छे से। ये इसके ऊपर अच्छे से डाल दिया नेट को, और इसके ऊपर क्या है जो फीडिंग के लिए नई पत्तियां दे रहे हैं। ठीक है। ये उन्होंने पत्तियां डाल रहे हैं अभी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि नेट से लार्वा क्या नई पत्तियों पर आ रही है। ठीक है। ये लार्वा नेट से जो नेट के अंदर जो छिद्र है उनसे क्या नई पत्तियों पर आ रहे हैं। ठीक है। ये देखो, ये नई पत्तियों पर आ रहे हैं। ठीक है। इस तरह नई पत्तियों पर आ जाएंगे इनको फीडिंग के लिए। और जैसे ही लार्वा इन नई पत्तियों पर आ जाएंगे तो इस तरह नेट को उठाकर इस नई ट्रे के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और जो नेट के ऊपर चिपके हुए जो लार्वा हैं उनको क्या है हाथ से धीरे धीरे हटा लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेट क्लीनिंग। ठीक है। नेट क्लीनिंग में हमें आपको समझ में आ गया होगा कि नेट क्लीनिंग कैसे करते हैं, और मोस्टली जो यूज़ करने वाली मेथड है वो नेट क्लीनिंग है। ठीक है। और आपको एग्जाम में पूछेगा तो वो भी नेट क्लीनिंग के बारे में मोस्टली पूछने के चांसेस बनते हैं। अब देखते हैं मोल्टिंग के बारे में। मोल्टिंग क्या होता है? मोल्टिंग आप सबने पढ़ा होगा पीछे एंटोमोलॉजी में, आपने सबने पढ़ा होगा मोल्टिंग क्या होता है। मोल्टिंग के अंदर क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं, लगभग मोल्टिंग सभी इंसेक्ट के अंदर होती है। वो अपनी ग्रोथ के लिए क्या है जो पुराने स्किन है उसको उतार देती हैं, उनके ऊपर नई स्किन आती है जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है। और मोल्टिंग का आपने मोस्ट उदाहरण देखा होगा, जो एग्जाम्पल है वो है स्नैक यानी कि सांप। तो सांप को आपने कई जगह देखा होगा, सांप की जो त्वचा है बाहर की जो वाइट स्किन है वो उतरी हुई देखी होगी आपने। ठीक है। तो उसको शायद कांचली वगैरह बोलते हैं, तो वो आपने देखी हुई, वो क्या है मोल्टिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है।
तो मोल्टिंग स्टार्ट करते हैं। मोल्टिंग इज द सेड मोल्टिंग इज द शेडिंग ऑफ स्किन एज वर्म्स इंटर टू अ नेक्स्ट इंस्टार। यानी कि मोल्टिंग क्या है? शेडिंग ऑफ स्किन, यानी कि स्किन को उतारना, पुराने स्किन को उतारना, क्या है? मोल्टिंग है। ठीक है। टू इनटू द नेक्स्ट इंस्टार, इंटर टू इनटू द नेक्स्ट इंस्टार, यानी कि नई स्टेज में जाने के लिए, यानी कि नई स्टेज में, ग्रोथ की नई स्टेज में जाने के लिए। मोल्टिंग टेक 18 to 24 आवर्स वन डे, एक दिन के अंदर लगभग 18 से 24 घंटे में क्या मोल्टिंग हो जाती है। एंड द वर्म्स शुड बी नॉट बी फीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो मोल्टिंग का जो टाइम है, इस टाइम क्या है, वो जो सिल्क वर्म है वो क्या फीडिंग नहीं करता है। ठीक है। द रेयर्स मस्ट बी, रेयर क्या होता है? रेयर एक टर्म है जो एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछे जाने वाली टर्म है। रेयर का मतलब होता है जो सिल्क वर्म की रेयरिंग करता है, यानी कि सिल्क वर्म को जो पालता है वो क्या है? रेयर कहलाता है। ठीक है। तो रेयर मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई, यानी कि रेयर के अंदर क्षमता होनी चाहिए आइडेंटिफाई करने की। व्हेन द वर्म्स आर गेटिंग इनटू एंड आउट ऑफ मोल्ट अपार्ट फ्रॉम द कंटिन्यूस काउंटिंग डेज, यानी कि उसके अंदर जो क्षमता होनी चाहिए कि काउंटिंग डेज के अलावा उसको ऐसे पता लगना चाहिए कि कब मोल्ट से बाहर आ रहा है इंसेक्ट, कब मोल्ट के अंदर जा रहा है। ठीक है। मोल्टिंग सिंक्स, यानी कि उसको कैसे पता लगेगा हमें कि देख कर कि इंसेक्ट या मोल्टिंग के लिए तैयार हो गया है। तो उसके सैलो हेड्स, क्या सिर उसका है वो सूज जाता है। रेस्ट हेड्स, तो क्या सिर अपना ऊपर उठाता है वो। और वर्म्स आर इनमोबाइल, जो वर्म्स है वो क्या इनमोबाइल हो जाती हैं, एचल हो जाती हैं। तो क्या उनके अंदर गति नहीं होती है, मतलब उनका जो ये जैसे सिल्क वर्म है, ठीक है, तो इसका सिर क्या है मोटा हो जाता है और वो सिर को क्या ऊपर उठाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ उठा रखता है, नीचे नहीं रखता वो। और क्या इनमोबाइल हो जाते हैं, बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं वो, क्या एचल हो जाते हैं, इधर से उधर नहीं जाते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग मोल्टिंग द बेड शुड बी कीप ड्राई एंड अनकवर्ड, जो रेयरिंग बेड है उसको क्या है अनकवर्ड कर देना चाहिए। जब मोल्टिंग के लिए मोल्टिंग कर रहे हो तो उसको अनकवर्ड कर देना चाहिए। ठीक है, उसको अनकवर्ड कर देना चाहिए ताकि मोल्टिंग आसानी से हो सके। ठीक है। तो मोल्टिंग के बारे में आपने पढ़ लिया कि मोल्टिंग जो सिल्क वर्म के अंदर है वो 18 से 24 घंटे में हो जाती है और इस टाइम क्या वो फीडिंग नहीं करता है। और मोल्टिंग के जो सिम्टम है वो क्या है, एक तो क्या है सैलोन हेड्स, रेस्ट हेड्स, वर्म्स आर इनमोबाइल, मतलब कि वो सिर के अंदर तो एक तो सिर तो सूजा हुआ यानी कि मोटा दिखाई देगा और दूसरा क्या है ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा उसका सिर, और वर्म्स इनमोबाइल होंगे। हम अगर ये सिम्टम हमें सिल्क वर्म के अंदर दिखे तो मतलब क्या है वो मोल्ट के लिए भी तैयार हो चुका है, अब वो मोल्टिंग करने वाला है। तो ये इसके सिम्टम हो गए मोल्टिंग के। और जैसे ही मोल्टिंग हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा भी ये मोल्टिंग हो गई है, इसको फीडिंग दे या नहीं दे। ठीक है, तो मोल्टिंग हो गई इसका पता चलेगा द वर्म्स आर एक्टिव एंड मूव अराउंड। तो वर्म्स क्या है उसके अंदर क्या इमोबाइल हो गए थे, इसके अंदर क्या मोबाइल हो जाएंगे, मतलब वो चलने लगेंगे, इधर उधर मूव करने लगेंगे। ठीक है। द माउथ पार्ट्स आर ब्रोडर, यानी कि जो माउथ पार्ट है वो ब्रोडर हो जाएगा। और द बॉडी इज डल एंड लूज स्किन, बॉडी क्या सुस्त हो जाएगी, लूज स्किन का, उसकी स्किन क्या लटकी उसी दिखाई देगी हमें। ठीक है। शेड ऑफ स्किन्स आर इजिली सीन ऑन द बेड, तो जो त्वचा उसने निमोचित की है, जो त्वचा उसने निकाली है शेड की है, वो क्या है जो रेयरिंग बेड है उसके अंदर में दिखाई देगी, हाँ भी इसने ये त्वचा निकाली है। ठीक है। वंस द वर्म्स आर कम आउट ऑफ मोल्ड सेपरेट देम आउट इवनली इन हैंड्स, जैसे ही क्या है मोल्ट के बाहर आ जाता है इंसेक्ट, यानी कि मोल्टिंग उसके अंदर हो गई तो उसके बाद मोल्टिंग से बाहर आता है तो सेपरेट देम आउट इवनली टू इनहेंस ड्राइनेस इन द बेड, टू इंक्रीज द बेड स्पेस टू मैच विद देयर इंक्रीज बॉडी साइज। मतलब क्या है कि जो जैसे मोल्ट के बाहर आ गया है तो उसका जो रेयरिंग बेड है उसके अंदर क्या ड्राइनेस बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसको सूखा रखना चाहिए। और क्या है इंक्रीज बेड स्पेस, और बेड स्पेस बढ़ाना चाहिए, उसको फैला दें। ठीक है, तो सिल्क वर्म है जैसे वो सिल्क वर्म बाहर आ गया मोल्ट से, उसको रेयरिंग बेड के अंदर अच्छे से फैला देना चाहिए ताकि क्या उसके अंदर जो ड्राइनेस बनी रहे और दूसरा क्या जो बेड स्पेस है वो बना रहे, क्योंकि जैसे वो मोल्ट से बाहर आएगा तो उसके जो साइज़ के बॉडी साइज है उसके अंदर
ग्रोथ होगी बॉडी साइज के अंदर, यानी कि बॉडी साइज बढ़ेगा, तो उसको क्या अधिक स्पेसिंग की जरूरत होगी, तो उसको अच्छे से फैलाना चाहिए जिससे कि वो इंक्रीज हो उसके स्पेसिंग मेंटेन हो उसके, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जो बचे सिलिक वर्म में फैलाने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो उनको नए रेयरिंग बेड के अंदर डाल देना चाहिए। फीड आर वर्म्स व्हेन ऑल ऑफ देम हैव कम आउट ऑफ मोल्ड, और जैसे ही सभी जो मोल्ड से बाहर आ जाते हैं लार्वा, तो उनको क्या है फीडिंग के लिए फीड देना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। जो आगे जो लेट एज रेयरिंग है और स्पिनिंग है, तो क्या हम आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दें और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेट एज रेयरिंग पढ़ लेंगे, ठीक है।